स्टूडेंट रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर कैसे होती है और ह्यूमंस के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से जो है ना वो प्रोसीड होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? एक तो वाटर की हो रही है और दूसरा उसकी फूड की हो रही है। वाटर जो कि वो रूट हेयर्स के जरिए, रूट्स के जरिए जो है सॉइल से जो है उसको अपने एरियल पार्ट्स में लेके जाता है प्लांट्स, जबकि जो फूड है वो फूड लीव्स के अंदर बनती है और उसके बाद उसको पूरे उस हिस्से में प्लांट्स के उन पार्ट्स के अंदर पहुंचा दी जाती है जहां जहां उसकी ज़रूरत होती है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वाटर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर होती है वो कैसे है। वाटर इज़ अ वाइटल फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए पानी बहुत अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ टर्गर के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी पानी चाहिए, टर्गर के लिए, टर्गर प्रेशर के लिए भी पानी अंदर होना चाहिए, प्लांट्स के अंदर ज़रूरी है। इसके अलावा सेलुलर एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स के अंदर होती हैं उनके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है प्लांट्स के अंदर, उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाटर एज वेल इन द प्लांट्स, दैट इज टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है, चाहे हमारी बॉडी भी है उसके अंदर भी पानी की टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए पानी का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो फूड बनती है, फूड किसके अंदर बनती है? लीव्स के अंदर, और उसके बाद उसको पूरी बॉडी के उन हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है जहां जहां पे इस फूड की ज़रूरत पड़ती है। वाटर एंड आयन अपटेक। अब हम देखेंगे कि पानी जो है पौधे के अंदर वो हासिल कैसे होता है, पानी किस तरह से वो जो है हासिल करने के बाद जो है उनको अपने एरियल पार्ट्स में या बॉडी के अपर पार्ट्स में जो है वो लेके जाता है। रूट्स ना सिर्फ इनके अंदर जो है पौधों के अंदर एंकरिंग का काम करती है। एंकरिंग का मतलब है जकड़ाव, यानी कि मजबूती देना, सहारा देना। जो सॉइल के अंदर जो है वो जो रूट हेयर्स वगैरह जो नीचे एक्सटेंशंस उनकी बढ़ती चली जाती हैं, जितनी गहरी रूट जाती हैं उतनी जो है उसके अंदर जो फिर्मनेस है, जो उसके अंदर सख्ती है या उसकी जो पकड़ है, मजबूती है पौधे की, वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा रूट्स का काम ये भी है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि साल्ट्स वगैरह जितने भी सॉइल के अंदर मौजूद है, पोटेशियम है, सोडियम है और डिफरेंट साल्ट जो कि पौधे की ज़रूरत है, तो उनको जो है रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद उसको एरियल पार्ट्स की तरफ लाया जाता है। इसके अलावा फॉर द कंडक्शन टू द ऑल पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स की तरफ भेजने के लिए उसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं, जिसके ज़रिए जाइलम के ज़रिए फिर उस वाटर को एरियल पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे कि ये रूट हेयर है, रूट का एक छोटा सा जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे काट के हम देख रहे हैं। अब हम इसका भी एक छोटा सा हिस्सा काट के हम मजीद उसकी एक्सटेंशन को हम देखेंगे कि ये देखें, ये सिर्फ हम ये पार्ट जो है काट के हम इस तरफ देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो है ना वो मजीद स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, अब हम वो देखने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। जाहिर सी बात है अगर इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया है तो कंडक्टिंग टिश्यूज ही इनको हेल्प करेंगे, जो कि वाटर को उसके एरियल पार्ट्स तक ले जाने में मदद देंगे। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? हम बहुत ही जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जाइलम जो कि वाटर के लिए स्पेशलाइज्ड है, और फ्लोएम जो कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये फूड के लिए, जो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ये दोनों रॉड शेप होते हैं जो कि उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स के अंदर जो है पौधे के दरमियान में पाए जाते हैं। अब इसके हम मजीद स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसके आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज, ये जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, हम इसके साथ पैरेलल हम इस डायग्राम को भी देखेंगे कि ये जाइलम टिश्यूज हैं, ये जाइलम है और इस साइड पे जो है वो फ्लोएम पाया जाता है जो कि फूड को मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे ये जाइलम है, जाइलम के बाहर यहाँ पे एक सेल्स की लेयर पाई जाती है जिसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। यहाँ पे एक लेयर होती
होती है उसको हम पेरिसाइकिल का नाम देनी है। नेक्स्ट वन दैट इज पेरिसाइकिल विच इज आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज। तो हम देख रहे हैं कि कंडक्टिंग टिश्यूज कौन है, जाइलम, और जाइलम के आउटसाइड पे जो है ये पेरिसाइकिल पाई जाती है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू इट इज पेरिसाइकिल। और उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस का। एंडो मीन इनसाइड, तो ये चूंकि इनसाइड द लेयर है इसलिए हम इसको एंडोडर्मिस कहते हैं, जबकि इसके अपोजिट जो है वो एपिडर्मिस है जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस का नाम दे रहे हैं। एंडोडर्मिस कहाँ पे पाई जाती है, सराउंड द पेरिसाइकिल विच इज अ सिंगल लेयर। हम देख सकते हैं ये जो एंडोडर्मिस है ये सिंगल लेयर है, ये देखिए ये सिंगल लेयर जा रही है आगे, और इसके बाहर जो है क्या पाया जा रहा था, पेरिसाइकिल। तो हम इसलिए कहते हैं कि पेरिसाइकिल के फिर बिल्कुल बाहर जो है वो एंडोडर्मिस की लेयर आ जाती है जो कि सिंगल लेयर सेल्स पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट वन इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हम कह रहे हैं ये ब्रॉड जोन है, काफी चौड़ा जोन होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये काफी चौड़ा जोन है जिसको हम ब्रॉड जोन का नाम दे रहे हैं विच इज अ कॉर्टेक्स। यह कॉर्टेक्स काफ़ी सारे सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, लार्ज एंड थिन सेल्स। इसके अंदर एक तो सेल्स बड़े होते हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा थिन होते हैं, बारीक होती हैं, चूँकि इनके अंदर पानी जो है वो एंटर होता है और एंटर होने के बाद कंडक्टिंग टिश्यूज़ तक ये जाके पहुँचता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज एपिडर्मल सेल्स। इसके भी बाहर जो है एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं, और वो एपिडर्मिस जो है एपिडर्मस या एपिडर्मल सेल्स हम इनको नाम देते हैं, और उन्हीं की एक्सटेंशंस कुछ होती हैं बाहर जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है एपिडर्मल सेल्स हैं और उन्हीं की थोड़ी सी जो है ना बाहर एक्सटेंशंस होती हैं जिसको हम रूट हेयर्स का नाम दे रहे हैं। तो ये हो गया या एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि फ्लो ऑफ वाटर इसके अंदर कैसे होता है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में हमने देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यूज से ये बात स्टार्ट की थी कि कंडक्टिंग टिश्यूज ये यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम है, जाइलम के बाहर यहाँ पे पेरिसाइकिल की लेयर होती है, और उसके बाहर एंडोडर्मिस पाई जाती है, और एंडोडर्मिस के बाद एक ब्रॉड जोन है जिसको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया, और कॉर्टेक्स के बाहर जो है एपिडर्मल सेल्स की लेयर है, और उस एपिडर्मल सेल्स के अंदर जो है ना कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसको हम रूट हेयर्स का नाम दे रहे हैं। अब ये जो रूट हेयर्स हैं ये सबसे पहले ये यहाँ पे ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। अब ग्राउंड के अंदर ये जो रूट हेयर्स हैं इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब यहाँ पे दो तरह की हम मूवमेंट देख सकते हैं पौधों के अंदर। एक को हम नाम दे रहे हैं एपोप्लास्ट और एक को हम नाम दे रहे हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट का। एपोप्लास्ट जो है वो थ्रू स्पेसेस होती है, यानी कि इन सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं उससे जो मूवमेंट होती है वाटर की उसको हम कहेंगे एपोप्लास्ट मूवमेंट। यानी कि वाटर जो है वो ये पाथवे अपनाता है कि यहाँ से रूट से ये वाटर होता हुआ यहाँ जाता है, ये जो स्पेसेस इसके दरमियान में पाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ उसको जगह मिल रही है वो स्पेस से ये वाटर जो है वो होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुँचता है। एंडोडर्मिस के बाहर एक जो है वो चिपचिपी एक मटेरियल होता है जो कि असल में इम्परमिएबल टू वाटर होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो वो मूवमेंट है वाटर की वो बाय मीन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए वाटर को जाइलम तक लाया जाता है, और जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, वो उस वाटर को एरियल पार्ट्स तक ले जाएगा। इसी तरह ये तो हमने देख लिया एपोप्लास्ट मूवमेंट थ्रू स्पेसेस इन अमंग द सेल्स, कि सेल्स के दरमियान में जो जगह है वहाँ से पानी होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है और उसके बाद एरियल पार्ट्स तक उसको कंडक्ट किया जाता है। दूसरी जो मूवमेंट है जिसको हम कह रहे हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो इन एयर स्पेसेस के ज़रिए होती है, और कुछ मूवमेंट जो है वो सिम्प्लास्ट के ज़रिए होती है जिसको हम कहते हैं ये थ्रू चैनल्स जाती है। चैनल्स क्या हैं, जैसे हमने प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर देखा था कि सेल के साथ दूसरे सेल के साथ जो है वो अंदर जो है ना एयर स्पेसेस होती, यानी कि अंदर रास्ता बना होता है, चैनल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो वाटर जो है अब यहाँ से सेल के अंदर दाखिल होता है। जैसे कि यहाँ है रूट हेयर्स ने यहाँ से पानी को जज़ब किया, पानी जज़ब करने के बाद पानी जो है वो इन चैनल्स के ज़रिए होता हुआ
ये पहुंच जाता है एंडोडर्मिस से, और एंडोडर्मिस के बाद जो है ये पहुंच जाता है जाइलम तक, और जाइलम उसको कंडक्ट कर लेता है, उसको एरियल पार्ट्स तक ले जाने में उसको हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है वाटर की जो है एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट्स के अंदर। हमने देखा इनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी, और स्ट्रक्चर्स के बाद हमने देखा कि पानी की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। दो तरह की मूवमेंट है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट थ्रू स्पेसेस अमंग द सेल्स जो है, अगर पानी मूव करके जाता है तो वो एपोप्लास्ट है, और अगर इन चैनल्स के जरिए पानी मूव करता हुआ जाइलम तक पहुंचता है तो उसको हम सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रूट हेयर्स हैं इनका और क्या क्या फंक्शन है, पानी को एब्जॉर्ब करने में इनका और क्या रोल है। सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, एक तो रूट हेयर्स को नेचर ने इसीलिए आगे एक्सटेंड किया, यहाँ पे उसको जो है मजीद ब्रॉड किया इनसाइड द सॉइल, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन के जो चांसेस हैं वो इन्हेंस हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है रूट्स का, वो उनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स है वो सॉइल वाटर से भी ज़्यादा है। यानी कि ये कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 4 में ऑस्मोसिस के हवाले से पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि पानी बाहर अगर ज़्यादा पाया जाता है और अंदर जो है रूट हेयर्स के अंदर जो है वो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। जब यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर जो है बाहर से ऑस्मोसिस के ज़रिए मूव करता हुआ रूट हेयर से, और रूट हेयर से फर्दर जो प्रोसेसेस को फॉलो करता हुआ वो जाइलम तक पहुँचता है, और जाइलम के बाद वो एरियल पार्ट्स तक जाता है। H2O moves through the osmosis through root hairs, यहाँ पे osmosis के जरिए मूव करता है, और किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है उसका जो है हम पाथवे देख लेते हैं कि वाटर को इनटेक करते हैं रूट हेयर्स से फिर ये स्पेसेस आ जाती हैं, और स्पेसेस या थ्रू द चैनल्स ये मूव कर सकता है, और उसके बाद जो है ये वाटर पहुँचता है जाइलम टिश्यूज़ तक, और जाइलम टिश्यूज़ के जरिए उसको एरियल पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किस तरह से होती है, किस तरह से जो है रूट हेयर से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद एरियल पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।